हेलो एवरीवन। सो भाई क्लास 10 वाली बच्चा पार्टी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का वन शॉट एक्सप्लेनेशन जनाब। और भैया हिस्ट्री वो सब्जेक्ट जो भैया किसी भी बच्चे को पसंद नहीं होता है, सर जी इधर तो घुसता ही नहीं है, लेकिन आज की वीडियो की गारंटी है जनाब ये इधर क्या है इधर भी घुस जाएगा बढ़िया तरीके से। चैप्टर एकदम आपको ब्रेन में और दिल में सेट कराने की जिम्मेदारी इस वीडियो के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिल्कुल एक साथ देखते रहना है। और भैया ये चला है हमारा 40 डेज चैलेंज, आज है डे नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फुल जोश जनाब। इन दी कमेंट सेक्शन भर दीजिए हाउ द जोश बच्चा पार्टी एकदम हाई रहना चाहिए भैया। 40 डेज चैलेंज है, मस्त तरीके से फोड़ेंगे हिस्ट्री का। और हिस्ट्री वो सब्जेक्ट था जो ब्रेन में भी नहीं सेट होता था, लेकिन अब ये हिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो इधर भी सेट होगा इधर भी सेट होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, करते हैं वीडियो का जनाब। चैप्टर है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो भैया इस चैप्टर को चालू करने से पहले जरा इस चैप्टर के टाइटल को तो देख लिया जाए, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। भैया ये राइज ऑफ नेशनलिज्म, इस टाइटल को ही पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। हम चैप्टर की हमेशा शुरुआत करते हैं टाइटल को ब्रेक डाउन करने से। नेशनलिज्म राष्ट्रीयवाद, ओहो सर जी राष्ट्रीयवाद की बात हो रही है सर जी, भारत माता की जय हो, एकदम आप स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं जैसी जो होता है ऐसा कोई कहता है। ये राष्ट्रीयवाद की शुरुआत कहां से हुई, नेशनलिज्म कहां से शुरू हुआ, इसकी आज हम बात करने वाले हैं यूरोप के अंदर। भैया यूरोप जो है ये जो देश है, ये जो ऐसे मुंह फाड़े हुए दिखता है, जो इसका मुंह ऐसे दिखता है इसको खाने जा रहा है, ठीक है। तो ये जो देश है इसमें राष्ट्रीयवाद की शुरुआत कहां से हुई इसकी आज हम जरा बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो जनाब सबसे पहले तो राष्ट्रीयवाद क्या होता है सर जी। राष्ट्रीयवाद यानी कि हमारे अपने राष्ट्र के लिए एक भावना। जैसे भैया आप भारत के नागरिक हैं, अगर आपके जो होता है इंडिया के बारे में अगर कोई बाहर वाला कुछ बोलता है, अगर कोई गलत वर्ड बोलता है तो जो होता है आपको गुस्सा साथ में आसमान पे होता है, फिर आप उसकी जमा के कुटाई कर देते हैं, ठीक है। तो भैया ऐसे ही ये राष्ट्रीयवाद यूरोप के अंदर कहां से आया। तो सबसे पहले तो ये समझो भैया, ये जो राष्ट्र होता है ये क्या होता है, नेशन क्या होता है, व्हाट इज इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेशनलिज्म फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेशन। भैया नेशनलिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको नेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो भैया हमारे एक चचा थे अर्नेस्ट रेनान, ठीक है। अर्नेस्ट रेनान ने एक डेफिनेशन दी थी किसकी भैया, नेशन स्टेट की। बोलो रामलाल किसकी, नेशन स्टेट की। सर जी क्या डेफिनेशन थी नेशन स्टेट की। अर्नेस्ट रेनान चचा ने बोला था कि भैया सुनो जरा ध्यान से, बोले बाबू एक बात सुनो, जो होता है आपके नेशन स्टेट क्या होता है। बोलो सर क्या होता है नेशन स्टेट। नेशन स्टेट एक ऐसी जगह है, नेशन स्टेट एक ऐसी जगह है जहां पे रहने वाले लोग कल्चरल आइडेंटिटी को शेयर करते हैं और उनका इतिहास सेम होता है। बोले तो कैसे सर, इतिहास कैसे सेम होता है। अरे हमारे इतिहास में हमको पढ़ाया गया था कि बापू ने देश को आज़ाद कराया, तुम्हारे इतिहास में कुछ और पढ़ाया गया था रामलाल है, और कुछ पढ़ाया गया था। नहीं सर हमने भी यही पढ़ा था कि भगत सिंह थे, बापू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बहुत लोग थे जिन्होंने जो होता है हमारे भारत को आज़ाद कराया था। यस सर, तो हमने भी यही सेम पढ़ा है। अरे हम दोनों ने कोई अलग अलग चीजें थोड़ी ना पढ़ी। अरे नहीं सर एक चीज पढ़ी है। तो भैया नेशन स्टेट क्या है, अर्नेस्ट रेनान ने सबसे पहले कहा था भैया कलेक्टिव बिलोंगिंग और कॉमन आइडेंटिटी को शेयर करते हैं, इनकी एक कॉमन हिस्ट्री होती है, साथ साथ में जो होता है इनके जो हिस्ट्री में हुए स्ट्रगल्स होते हैं वो भी एक से होते हैं। बोले तो अरे भैया जो होता है बापू ने दांडी मार्च करा था, ये तुमने पढ़ा है क्या, मैंने ये नहीं पढ़ा। अरे सर जी सबने एक सा पढ़ा होगा। जो होता है बापू ने दांडी मार्च किया था, साबरमती आश्रम टू दांडी जो होता है डंडे से गए थे। नहीं सर डंडे से तो नहीं गए थे, पैदल गए थे। हाँ भैया वही पता है रामलाल है, बहुत तेज हो रहे हो हिस्ट्री में। तो फिर कहते हो हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं है, कैसे नहीं पसंद है। तो भैया ये अर्नेस्ट रेनान चचा ने डेफिनेशन दी थी किसकी, नेशन स्टेट की। कि नेशन स्टेट क्या होता है, एक ऐसी जगह जिस पे रहने वाले लोग जो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को शेयर करते हैं। कल्चरल आइडेंटिटी क्यों कह रहे हो सर, यहाँ पे तो कलेक्टिव बिलोंगिंग लिखा है, कॉमन आइडेंटिटी लिखा है। भैया कलेक्टिव बिलोंगिंग क्या होती, वी आर द इंडियन सिटीजन्स, वी आर द इंडियन सिटीजन्स, ये होती है कलेक्टिव बिलोंगिंग। हम इंडियन सिटीजन हैं, हम इंडिया से हैं, ये है हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग। वी आर द नेशन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम जो होता है इंडिया के नेशनल सिटीजन हैं,
ठीक है, ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है, ये हमारी कलेक्टिव बिलोंगिंग है। कहीं पे इंडियन मिल जाए तो भैया वो तुरंत आपसे हाथ मिलाता है, ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटी है भैया। तो अब आता है फ्रेंच रेवोल्यूशन और द आइडिया ऑफ नेशन। भैया ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ कहाँ से आ गया? जहां देखो भैया ये जो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन घुस जाता है, इसको तो जो होता है भैया हर जगह मतलब घुसने की आदत है। चलो ध्यान से सुनते हैं इसका क्या काम है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक नींव रख दी थी किसके लिए? आइडिया ऑफ नेशन के लिए। भैया राष्ट्रीय क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, ये किसने बताया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन में। कब सर जी? जो होता है 19 शताब्दी के दौरान। सर इतनी हिंदी को बोल लो, थोड़ा अंग्रेजी में भी बोल लो। और 19th सेंचुरी के दौरान नेशनलिज्म जो होता है एज अ फोर्स इमर्ज हुआ था, एज अ फोर्स निकल के आया था सामने ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक रास्ता बना के दिया था, वही रास्ता जिस पे आजकल चलते हो। जैसे भैया ये 40 डेज चैलेंज है, इसको मैंने एक रास्ता बना के दिया, उस पर वो जो चल जाएगा वो 90+ पाएगा। ठीक है भैया, तो जो होता है इस पे चलने का रास्ता, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बनाया था किसके चलने का रास्ता? भैया नेशनलिज्म के चलने का रास्ता, ऐसे ही आपके चलने का रास्ता हमने बना दिया है बढ़िया तरीके से। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट एंड द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था? पता नहीं है रामलाल? अरे सर पता है, लेकिन जो होता है कुछ याद नहीं आता है, थोड़ा बहुत दिमाग का जो होता है लोचा है, केमिकल लोचा। ठीक है भैया, केमिस्ट्री हो गई है कल, अब फिर से आएगी केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए तैयार रहो, केमिकल लोचा को तो हम क्लियर करेंगे, इतनी गारंटी बेटा हमारी है। चलो, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या करा था? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भैया मोनार्की बोले तो राजा का ताज छीन लिया था। राजा को जो होता है वो एक फ्रेंच सिटीजन बोले तो जो होता है डेमोक्रेसी में बदल दिया था। अरे रामलाल समझो, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसने जो राजतंत्र था ना कि भैया राजा रानी उन दोनों को हटाया, खत्म हुई कहानी, अब हुई चालू डेमोक्रेसी की कहानी। ठीक है भैया, तो डेमोक्रेसी की कहानी जब चालू हुई तो ये किसने चालू करी थी? ये चालू करी थी आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कुछ नए आइडियाज को भी इंट्रोड्यूस करा था, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की भावना यहाँ पे दिल के अंदर आग जलने लग गई कि भैया नेशनलिज्म की भावना अब आ गई है, अब इधर से निकलेगी आग और जो होता हम अपने पूरे के पूरे देश को आजाद कराएंगे। ये बहुत सारे लोगों में आ गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन की तो बहुत ज्यादा बात कर ली, अब जरा उनके आइडियाज तो पढ़ लिए जाए, उनका पर्सपेक्टिव क्या था सोचने का, उनके द्वारा क्या फिलॉसफी निकाली गई थी। सर जी कुछ ज्यादा भारी बड़ नहीं होगा? अरे चलो रामलाल चलो आसान वर्ड पे आ जाते हैं, तो उनके आइडिया पढ़ते हैं। आइडिया सिम की नहीं बात कर रहा हूं मैं, आइडिया की बात कर रहा हूं, इधर वाले आइडिया की। तो भैया फ्रेंच रेवोल्यूशन द्वारा कुछ ऐसे नए क्रांतिकारी आइडियाज को निकाला गया था जिसने मॉडर्न नेशनलिज्म को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करी थी। तो सबसे पहला आइडिया है भैया दी आइडिया ऑफ ला पात्रे ला सिटोयन। सर जी ये कौन सी भाषा बोलने लगे भैया? ला पात्रे ला सिटोयन, हमको तो ना समझ में आ रही है। चलो जरा ध्यान से सुनो। ला पात्रे भैया आप नहीं कहते हो भारत क्या है? भारत हमारी माता है, भारत माता, भारत माता कहते हो? हाँ सर कहते हैं। ऐसे ही फ्रेंच वाले लोग जो फ्रेंच बोलते हैं टूटी फूटी आठी फड़ी फुड़ी शिवड़ी, तो भैया वो वाले लोग जो होता है ला पात्रे को कहते हैं भैया फादरलैंड। वो मदरलैंड नहीं कहते, वो कहते हैं अवर फादरलैंड, दिस इज अवर फादरलैंड। आमरे शूक दिखा मतलब ये हमारा फादरलैंड है। ठीक है, और ये है ला सिटोयन, यानी कि हम उसके सिटीजन है। जैसे आप कहते हो हम भारत माता के बच्चे हैं, ऐसे ही वो कहते हैं वी आर दी सिटीजन ऑफ अवर फादरलैंड। हमारा फादरलैंड क्या है? फ्रेंच या फ्रांस। ठीक है भैया, तो ये है द आइडियाज ऑफ ला पात्रे एंड ला सिटोयन एम्फसाइज। नंबर 2, एक नया फ्रेंच फ्लैग को बना लिया गया भैया। जैसे जो होता है किसी भी कंट्री की आइडेंटिटी इनकम्प्लीट है विदाउट इट्स नेशनल फ्लैग, ऐसे ही फ्रांस के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नया नेशनल फ्लैग को डिजाइन करा गया और उसने फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसको और जो होता है नया फ्लैग आ गया भैया। तो भैया नेक्स्ट है भैया स्टेट जनरल। बहुत सारे बच्चों के इसमें प्राण निकलते हैं कि भैया जी स्टेट जनरल हमको ना समझ में आ रहा है कि भैया ये है क्या। तो सुनो मेरे लाल बल गोपाल, भैया स्टेट जनरल बोले तो जैसे कि आज जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, ऐसे ही पुराने टाइम में, पुराने जमाने बहुत पुराने टाइम भैया स्टेट जनरल हुआ करते थे। स्टेट जनरल को कौन इलेक्ट करता था? जो सिटीजन्स हुआ करते थे ना, वही इलेक्ट करते थे और उसको एज अ नेशनल असेंबली रीनेम कर दिया गया। अब उसको नेशनल असेंबली बनाया गया जो आप आज देखते हुए आ रहे हो। नंबर 4, जन गण मन, जैसे जो होता है हमारा नेशनल एंथम है, ऐसे ही भैया वहां के लिए भी न्यू हाइम्स ओथ्स और जो होता है नेशनल एंथम्स को कंपोज किया गया। ओथ्स बोले तो सर जी शपथ, जैसे आपने शपथ ली है भैया 40 दिन हम जो होता है कितने दिन ही भटकेंगे, 40 दिन जो होता है हम अपने वाली इस बात नहीं करेंगे, 40 दिन हम एकदम पढ़ाई करेंगे,
या आपने शपथ ली है, ऐसे ही वहाँ पे ओथ टेकन ली जाती थी। मार्टियर्स कमेमोरेटे, भैया जो लोग देश के नाम पे शहीद होते हैं, शहीदों को जो होता है सम्मान देना, ये वहाँ पे चालू हो गया भैया। उसके बाद में एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहाँ पे रख दिया गया। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बोले तो भैया जैसे आजकल हमारे जो होता है सेंट्रल में कौन है आपकी बार, ना 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 जो तुम सोच रहे थे, मैं उसके आगे नहीं बोलूँगा, ठीक है भैया। आई एम अ टीचर, आई एम नॉट अ, समझ जाओ भैया, आई एम नॉट अ ANKER, ठीक है। तो भैया जो होता है आ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड यूनिफॉर्म लॉज वर फॉर्मुलेटेड फॉर ऑल सिटीजन, सब सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज को फॉर्मुलेट कर दिया गया जनाब। उसके बाद में जो होता है एक टॉपिक आता है इंटरनल कस्टम ड्यूटी। बच्चा जैसे समझ नहीं पाता है भैया ये इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या है, क्योंकि इतिहास उसको आज तक ऐसे पढ़ाया गया था, हिस्ट्री उसको आज तक इस तरीके से पढ़ाई गई थी कि भैया हिस्ट्री बोझ है, जिंदगी में कभी काम नहीं आएगी। लेकिन एक बात बता दूं, आज हिस्ट्री वो चीज है जो जिंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। जिंदगी में हिस्ट्री कभी पीछा नहीं छोड़ती, तो हिस्ट्री को अच्छी तरीके से पढ़ लो, बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर अच्छी तरीके से जो होता है नहीं पढ़ा भैया तो लाइमर बामर पाशन बराबर कर देगी सारी हिस्ट्री। भैया ये लाइमर बामर पाशन क्या है, क्लास 12वीं कक्षा में पहुंच जाओ, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लाइमर बामर पाशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है भैया, कोई अगर 12वीं का है तो जान लो भैया, गूगल पर सर्च मान लेना, लाइमर बामर पाशन विकेट फ्रंट। लाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को रख दिया गया, यूनिफॉर्म लॉज को बना दिया गया जनाब। उसके बाद में इंटरनल कस्टम ड्यूटी भैया क्या होती है, सुनो जरा ध्यान से। इस इंटरनल कस्टम ड्यूटी बोले तो भैया जैसे आज जो होता है रोड पे चलने के लिए रोड टैक्स देते हो, टोल देते हो, ऐसे ही पहले अगर बोले तो आप इंडिया में जा रहे हो भैया, ये यूपी है, ये हमारा एमपी है, यूपी से एमपी में जाना है तो ये यूपी का बॉर्डर है, ये एमपी का बॉर्डर है। इसमें से अगर इसमें हमें कोई माल लेके जाना है, कौन सा माल सर, अरे तुम गलत जा रहे हो, इधर उधर भागे ना तो बहुत ऐसा बम की तरह फट जाओगे, मारेंगे, ठीक है ना। तो भैया यूपी से एमपी लेके जा रहे हो कुछ माल, कुछ जो होता है आप बेचने के लिए ले जा रहे हो, तो जो होता है उसे ले जाने के लिए आपको कुछ ड्यूटी देना पड़ती थी, जिसे हम कहते थे भैया कस्टम्स ड्यूटी। जैसे आज मैकबुक को यूएस से लाने के लिए आपको कुछ कस्टम ड्यूटी देना पड़ती है, ऐसे ही यूपी से एमपी जाने के लिए कुछ कस्टम ड्यूटी देना पड़ती थी, तो उससे को अबॉलिश करा गया। ये होती हैं इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज। सोचो अगर तुम्हें इंडिया में पूरा ट्रैवल करना है तो तुम्हारी तो जान निकल जाएगी। कस्टम ड्यूटी देते ही देते मालूम दिया 1 लाख का ट्रैवल, अब उसमें 5 लाख का पटका हो गया कस्टम ड्यूटी, तो तुम तो झटका बन जाओगे, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश करा गया। एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को जो होता है अडॉप्टेड करा गया। अब भैया यहाँ पे क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स नहीं है तो हमारे रामलाल गए भैया, वैसे ही हमारे सखाराम सूखे साके हैं, ठीक है, 2 किलो वजन है, 20 साल की उम्र में। तो भैया हमारे रामलाल गए जो होता है क्या कहते हैं, किसी दुकान वाले के पास में, बोले भैया 1 किलो चीनी दे दो। उसने एक रपटा मारा खींच के, बोला क्या ये 2 किलो, ये हम नहीं जानते 2 किलो, हम 2 पाव जानते हैं। तो भैया ये अगर होता ना तो आज तुम्हारी हालत बहुत बुरी होती, ठीक है। तो 2 किलो को यानी एक जो केजी है उसको जो होता है पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया, सब लोग केजी में ही देंगे। अगर कोई चीज़ नाप रहे हो आप किलोमीटर में नापोगे, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, ठीक है, पिकोमीटर। उसके बाद में आप जो भी चाहो, साइंस में नहीं घुसते हैं, एसएस टीम वापस आते हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं भैया। तो फ्रेंच को एज अ नेशनल लैंग्वेज प्रमोट किया गया। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्य भाषा है। हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज अ स्टेट लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। नेशनल लैंग्वेज अभी भारत की डिसाइडेड नहीं है। इंग्लिश इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज बोले तो सर इंग्लिश में सारे काम होते हैं, लेकिन इंग्लिश भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ध्यान से ये आप जो होता है सर्च मार लेना, ठीक है। अब भैया कुछ आता है जैकोबियन क्लब्स, जैकोबियन क्लब्स या जैकोबियन क्लब्स, मैं जो होता फ्रेंच बोल रहा हूँ, जैकोबियन क्लब्स कह रहा हूँ मैं। जैकोबियन क्लब्स क्या होते हैं, जैकोबियन ग्रुप्स क्या होते हैं। देखो भैया जब फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो होता है न्यूज़ पहुंची थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रांस के अंदर जब ये न्यूज़ फैल रही थी तो बहुत सारे जो होता है एजुकेटेड मिडिल क्लास वाले लोग आ गए, कुछ बकैत आ गए साथ में, ठीक है भैया, बकैती करने के लिए। तो भैया वो कुछ बकैत आए, उन्होंने एक मेंबर का ग्रुप बनाया, और वो ग्रुप क्या करता था बोले तो भैया वो ग्रुप जो होता है किसी दूसरे एरिया में घुसने के लिए उस आर्मी की मदद करता था। फ्रेंच आर्मी की किसी दूसरे एरिया में घुसने के लिए ना, किसी दूसरे एरिया में जो होता है चुपके 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 चोरी चोरी चुपके चुपके घुसने के लिए जो होता है मदद करता था। तो वो जो बकैतों का ग्रुप था उनको हमने नाम दे दिया भैया जैकोबियन क्लब। याद रह जाएगा भैया, गारंटी है इधर सेट हो जाएगा। जैकोबियन क्लब इज व्हाट, जैकोबियन क्लब इज व्हाट, इज अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास मेंबर्स। इट इज सिंपल एज दैट, जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है भैया।
तो भैया अब एंट्री होती है हमारे नेपोलियन चचा की, कहाँ, फ्रांस के अंदर। फ्रांस के अंदर जैसे ये चचा आते हैं, चचा जो होता है फ्रांस की डेमोक्रेसी को तो जो होता है लात मार के निकलते हैं निकाह पहली फुर्सत के अंदर, और अपना फिर से जो होता है एक मोनार्की को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल बोले तो सर मोबाइल में, ना देश के अंदर। तो इन्होंने एक मोनार्की को इंस्टॉल तो किया, लेकिन भैया नेपोलियन चचा का कुछ अलग ही था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करने का तरीका। नेपोलियन चचा ने जो होता है क्या करा, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या करा भैया, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ने एक रेवोल्यूशनर लेके आया भैया। जैसे रेवोल्यूशन आजकल बहुत चलता है इधर उधर, ठीक है, समझ ही गए होगे। तो भैया ये जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के अंदर जो होता है रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को लेके आए। इनके प्रिंसिपल क्या थे सर जी, इनके प्रिंसिपल जितने भी थे वो सारे के सारे आपके आते हैं सिविल कोड ऑफ 1804 में, या इसे कहते हैं नेपोलियनिक कोड। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको पढ़ना है, इसको याद कराने की जिम्मेदारी इधर है। ट्रिक भी मेरे पास है, जो जनाब ट्रिक सुनते हैं जरा। नेपोलियनिक कोड क्या कहता था, नेपोलियनिक कोड कहता था कि तुम बीपीएल हो। सर जी क्या कह रहे हो आप, बीपीएल हो? हाँ जी यही कह रहा हूँ भाई। रामलाल तुम बीपीएल हो, सखाराम तुम बीपीएल हो। बीपीएल बोले तो नेपोलियनिक कोड का ट्रिक यही है भैया। नेपोलियनिक कोड ने क्या करा, सबसे पहला बर्थ के ऊपर जितनी भी आपको जो होता है प्रिविलेजेस थी उसको हटा दिया। रिमूव ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। और जो होता है इसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करा, पी राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है भैया, राइट टू प्रॉपर्टी। और जो होता है एक यूनिफॉर्म लॉज को जो होता है स्टेबल करा, इक्वलिटी बिफोर लॉ या यूनिफॉर्म लॉज। इट इज एज सिंपल एज दैट भैया। जो होता है बीपीएल याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। बी बोले तो भैया बेस्ड ऑन बर्थ जितनी भी प्रिविलेजेस दी जाती थी उनको इसने हटा दिया। पी बोले तो भैया जो होता है इसने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर करा। एल बोले तो भैया आपके जो होता है इसने क्या कहते हैं यूनिफॉर्म लॉज को लेके आया, किसके लिए, सारे सिटीजन के लिए। और इस कोड को जितनी भी फ्रेंच कंट्रोल के अंदर एरियाज थे सब जगह इसको एक्सपोर्ट करा गया। और जो होता है जैसे कि भैया डच रिपब्लिक में, स्विट्जरलैंड में जो होता है नेपोलियन ने जो होता है बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इसने डिवाइड कर दिया था। उससे क्या हुआ था, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन हो पा रहा था। और जो होता है बहुत मतलब इसने बहुत अच्छे काम करे थे, ठीक है भैया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने इंप्रूव कर दिया था। और जो होता है पीजेंट जो थे, आर्टिशियंस जो थे, वर्कर्स जो थे, नए बिजनेसमैन उस टाइम के, इस फ्रीडम से उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था जनाब। लेकिन ये भैया ये जो होता है कुछ जगह पे मजा आ रहा था, लेकिन बाकी जगह पे सजा भी बन रही थी। कुछ लोगों को पसंद आ रहा था, कुछ लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। कुछ लोग इससे खुश थे, कुछ लोग इससे खुश नहीं थे। क्या था भैया कि भैया नेपोलियनिक कोड जो था उससे कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों को फायदा नहीं हो पा रहा था। जिन लोगों को फायदा हो रहा था वो तो बहुत खुश थे, लेकिन जिनको फायदा नहीं हो पा रहा था वो तो दुखी थे। भैया हमारे तो जिंदगी बर्बाद कर दी, ठीक है। तो और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो होता है एक अंदर से मतलब कहते हैं जन विद्रोह चालू हो गया भैया। और नेपोलियन ने क्या करा था, नेपोलियन की कुछ गलतियां भी थी। जैसे इसने जो होता है टैक्सेशन को बढ़ा दिया था, और जो होता है कंस्क्रिप्शन को फोर्स कर दिया था फ्रेंच आर्मीज के अंदर। सही है, क्या होता है ये फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मी, ये क्या होता है भैया, ये होता है जबरदस्ती आर्मी के अंदर रिक्रूट करना कि भैया जो होता है तुम आओ, तुम्हारी मर्जी हो ना हो तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारी मर्जी हो ना हो तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, ठीक है रामलाल। अरे सर मुझे नहीं करनी आर्मी ज्वाइन, लेकिन करनी पड़ेगी। ये था नेपोलियन का रूल, ठीक है, टू कॉन्क्यर द रेस्ट ऑफ यूरोप। तो इसकी वजह से जो होता है ये काफी जगह पे फेल भी हुए थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं भैया मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ से नेपोलियन का डाउनफॉल चालू होता है, फिर से जो होता है डेमोक्रेसी का अपलिफ्टिंग चालू होती है। तो भैया रामलाल एक सवाल पूछता हूँ, कभी सोचे हो कि आज जो होता है तुम घूमने जाते हो स्विट्जरलैंड, जर्मनी। अरे सर जी हमारे काम का घूमने गए सैड लाइफ ब्रो। तो चलो भाई जर्मनी और स्विट्जरलैंड अगर तुम भविष्य में घूमने जाओगे, इन फ्यूचर यू गो टू जर्मनी या स्विट्जरलैंड, कभी सोचा है इटली में जाने के बाद में कि यार ये जो देश आजकल दिखते हैं ना, ये स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, ब्रिटिश, ठीक है भैया, वो नॉनसेंस लोग जिन्होंने जो होता है यहाँ आकर राज्य करा 300 साल, ठीक है। तो वो देश क्या आज से 150, 200, 300 साल पहले वैसे थे सर, मतलब इंटीग्रेटेड। हाँ वही चीज कि जो होता है वो आज से 100, 150, 300 साल पहले वैसे थे क्या? हाँ सर कहाँ वैसे जो होता है सब टूटे बिखरे पड़े होंगे कहीं। सही बोल रहे हो, ठीक है रामलाल, इस टाइम तुम बिल्कुल सही हो। वैसे भले को तुम जो होता है 99% गलत होते हो, लेकिन इस टाइम तुम बिल्कुल सही हो, कहीं बिखरे पड़े होंगे। बहुत बढ़िया। इस टाइम जो होता है जब वो देश 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, 18th सेंचुरी के दौरान जो होता भैया ये सब तो बिखरे पड़े थे बुरी तरीके से। बोले तो जो होता है तितर बितर, एक इधर एक उधर जो होता है बिल्कुल रायते की तरह फैला रखा था इन सबको।
और ये क्यों था? क्योंकि भैया इनके छोटे छोटे राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्य के छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, छोटे छोटे राज्य में छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे, स्मॉल स्मॉल प्लेसेस के छोटे छोटे रूलर्स हुआ करते थे, छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे भैया। तो भैया इससे क्या होता था, इससे जो लोग थे वो भैया अपने किंगडम को सपोर्ट करेंगे ना, अपने राजा को सपोर्ट करेंगे। राजा को जो होता है प्रजा कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है, जो होता है। तो जैसे तुम अगर यहाँ पे बिल्कुल जो होता है ऑनेस्टी के साथ में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे अच्छे नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता अगर तुम इधर धोखा ना दो, ठीक है। तो राजा को धोखा नहीं दे सकते थे, तो इससे पूरे पूरे देश का जो होता है एक कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं हो पाता था भैया। कलेक्टिव बिलोंगिंग बोले तो भैया, कलेक्टिव बिलोंगिंग बोले तो कि हम सब एक हैं, ये भावना नहीं आ पाती थी। भावना नहीं, भावना वो वाली भावना नहीं, ये वाली भावना इधर से जो आती है भावना, वो वाली भावना नहीं आ पाती थी। तो भैया कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं हो पाती थी, कॉमन कल्चर नहीं हो पाता था। इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से जो होता है आपस में ही लड़ाइयां होती थी और कोई एक देश नहीं बन पा रहा था। तो भैया कुछ ऐसे तत्व निकल के आए जिसकी वजह से जो होता है नए नेशनलिज्म की भावना उठने लगी कि भैया अब हमारा भी एक पूरा का पूरा देश होना चाहिए, हम भी अपने देश के नागरिक होने चाहिए। सबसे पहले तो नई मिडिल क्लास निकल के आई। जो मिडिल क्लास थी वो सबसे ज्यादा बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटर थी उस टाइम की। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो नए नई पीढ़ी के लोग आ रहे थे उनकी भावनाएं अलग थी, और जो होता है साथ साथ में लिबरल नेशनलिज्म की भावना उभर के आ रही थी। भैया ये लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है जरा समझते हैं इसको अच्छी तरीके से, लिबरलिज्म क्या होता है। और भैया इसके साथ साथ में कुछ रेवोल्यूशनरीज का भी राइज हो रहा था, नए नए रेवोल्यूशनरीज निकल के आ रहे थे। और भैया लिबरल नेशनलिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, तो लिबरल नेशनलिज्म समझते हैं जरा ध्यान से। लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म ये दो वर्ड हैं आपके, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। भैया कैसे आता है क्वेश्चन भैया आपका 1 नंबर या 2 नंबर के अंदर पूछ लेगा। लिबरलिज्म का मतलब होता है, या लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है यू आर फ्री। अरे रामलाल तुम्हारी जो मर्जी चाहती है वो करते हो। हाँ सर बिल्कुल भाई, अरे कौन रोकने वाला पैदा होता है? अरे नहीं, पुराने जमाने में तुम आते ना, जो होता है पीछे 2 रैप्टा मारे जाते हैं अगर कोई इधर उधर भटकते हुए दिख जाते हैं। आजकल तो बहुत आसानी से जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट वो नहीं बोल रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारी आजकल जो होता है इधर उधर ज़्यादा ऐसे ऐसे फैल रहे हो भाई, हैं विलियम्स है। चलो भाई, तो लिबरलिज्म क्या होता है? तो लिबरलिज्म होता है फ्री। यू आर फ्री, इज दैट लिबरलिज्म? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आप फ्री हैं, यही है लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म। यू आर फ्री, इट इज लिबरल नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब है फ्री। फ्री बोले तो मुफ्त का, ठीक है, तुमको जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। लेकिन भैया जो डिफरेंट जो होता है, मतलब जो डिफरेंट कास्ट होती थी सोसाइटी की, उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब कुछ और था। डिफरेंट एस्पेक्ट में लिबरलिज्म का कुछ और मतलब था। जैसे बोले तो भैया नई मिडिल क्लास जो निकल के आई थी उसके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था भैया? उसके लिए जो नई मिडिल क्लास निकल के आई थी उसके लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था? उसके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि भैया हमारा जो एक इंडिविजुअल है ना, जो हमारा एक इंडिविजुअल है उसके लिए फ्रीडम होनी चाहिए, और जो होता है सभी लोग इक्वल होने चाहिए लॉ के बिफोर में, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये होना चाहिए भैया। और पॉलिटिकली इसका क्या मतलब था? पॉलिटिकली इसका मतलब था भैया जो होता है गवर्नमेंट जो चलाई जाए वो पीपल लोग चलाएं, वो लोग जो होता है हमारे आम नागरिक द्वारा गवर्नमेंट चलाई जाए, जैसे जो होता है फॉर द सिटीजन बाय द सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे जो होता है एक इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है तुम्हें, जिसे हम ज़िलोवरिन कहते हैं। ज़िलोवरिन क्या है? ज़िलोवरिन नहीं सर, ज़िलोवरिन, थोड़ा सा अपना एक्सेंट सुधारिए। ज़िलोवरिन क्या है भैया? तो ज़िलोवरिन एक कस्टम यूनियन है जिसको 1834 में डिजाइन किया गया था, जिसको 1834 में बनाया गया था। किसके इनिशिएटिव पे? पर्शिया के इनिशिएटिव पे। पर्शिया ने क्या कहा था भैया? उस टाइम पे जो होता है पर्शिया के अंदर बहुत सारी करेंसी चलती थी। बोले तो भैया वहां पे एक नहीं, वहां पे 30, 32, 33, 35 करेंसी चलती थी। वहां पे तुम यहाँ से 1 रुपया लेके गए, वहां पे वो नहीं चलता, वहां से जो चीज लेके चाहे दूसरी यहाँ पे नहीं चलती, तो वो सोचो कितनी दिक्कत होती थी। तो ज़िलोवरिन को इनिशिएटिव पर किसके बनाया गया था भैया? पर्शिया के साथ में बनाया गया था, और इसमें बहुत सारी जर्मन स्टेट जितनी भी थी उन्होंने ज्वाइन करा था। अब इसमें ज्वाइन करने से होता क्या था भैया? ज़िलोवरिन में अगर कोई भी स्टेट ज्वाइन करती है तो उसके जो ऊपर जो टैरिफ बैरियर्स लगते थे, यानी जो करेंसीज के बैरियर्स लगते थे, उनको खत्म किया जाता था। और इसकी वजह से जितनी भी स्टेट्स ने इसको ज्वाइन करा, उन्होंने ओवरऑल की बात करी जाए तो उनकी 30 से 2 हो गई करेंसी। बोले तो भैया 30 करेंसी चलती थी, वो घट के भैया 2 बच गई।
सोचो कितना आसान हो गया। तो ज़लोवरिन ने यही काम करा था भैया कि जितनी भी स्टेट्स ने इनको ज्वाइन करा था उनकी सारी की सारी नंबर ऑफ करेंसीज को घटा दिया था और उनको कम कर दिया गया था। तो भैया अब इसके बाद में आता है भैया न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो भैया इसके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। और भैया हाँ, ये स्लाइड्स के बारे में बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसको ब्लैक कर दो। तो भैया ब्लैक स्लाइड्स के ऊपर जो होता है बड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नोट्स हैं भैया, ये ऑलरेडी मेडेड नोट्स हैं। तो अगर इसके पीछे मैं ब्लैक करूंगा तो मुझे जो होता है ओवरऑल नोट्स को ही पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो इसी से काम चला लो भैया। एक काम करो, आई कंफर्ट ऑन कर लो, मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया तरीके से, मस्त मजा आएगा जिंदगी का। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। भैया सबसे पहले तो ये समझो ये कंजर्वेटिज्म क्या होता है। कंजर्वेटिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जो इंसान जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो ग्रेजुअल चेंज को प्रेफर करते हैं। सर ये ग्रेजुअल चेंज क्या होता है? अरे धीरे धीरे रामलाल, जैसे तुम इवॉल्व हुए हो किससे सर भी? वानर से ना, वह जो आप जो होता है वानर से इवॉल्व हुए, आप एप्स से इवॉल्व हुए। गलत होता है बंदर से इवॉल्व होना, ना 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 ना, आप एप्स से इवॉल्व हुए हो। तो एप्स से जब आप इवॉल्व हुए हो तो वो ग्रेजुअल चेंज होता है, वो बहुत धीरे धीरे, उसमें जो होता है लाखों साल लगे चेंज होने में। तो कंजर्वेटिव्स क्या मानते हैं? कंजर्वेटिव्स मानते हैं भैया कि जो चेंज होना चाहिए वो ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे 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 चेंज होना चाहिए, ना कि जो होता है एकदम से चेंज हो जाना चाहिए। तो नेपोलियन को हरा दिया गया भाई, हमारे नेपोलियन चचा का जो होता है गेम ओवर हो गया। ठीक है, 1815 में इनको जो होता है आपके 4 देशों ने मिलकर हराया था। वो 4 देशों के नाम सारे के सारे मेरे प्यारे लाल बल गोपाल इन दी कमेंट सेक्शन आपको बताने हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नहीं बताऊंगा उनके नाम क्या हैं, वो उनके नाम आपको बताने हैं। तो चलो थोड़ा सा ट्रिक दे देता हूं। उनका नाम चालू होता है BRPA, बर्पा। ठीक है, नेपोलियन के ऊपर ये बर्पा था। ठीक है, बर्पा था, बहुत ज़्यादा बर्पा था उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे देश हैं भाई, बर्पा, BRPA, बर्पा, इन्होंने मिलके नेपोलियन को हराया था। तो सोच सकते हो नेपोलियन कितना ताकतवर था। इन दी बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, वाटरलू के बैटल में इनको हरा दिया गया था बहुत अच्छी तरीके से। नेपोलियन के हारने के बाद में कंजर्वेटिव्स की फिलॉसफी को इम्पोज करा गया और भैया एक आई ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के कुछ मेजर पॉइंट्स इसकी जरा बात कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले जो बर्बन डायनेस्टी है उसको रिस्टोर कर लिया गया। बर्बन डायनेस्टी क्या थी? बर्बन डायनेस्टी वही थी जिसमें जो होता है राजा रानी खत्म नहीं हुई कहानी। ठीक है, उसको जो होता है रिस्टोर कर लिया गया, जो कि जो होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इसको फेंक दिया गया था। जिनकी कहानी खत्म कर दी गई थी उनकी कहानी दोबारा से चालू हो गई। ठीक है, ये नागिन वाला सीरियल नहीं चल रहा है, ये रियल लाइफ का सीरियल है। चलो भैया, दूसरा, फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज को लूज कर दिया था वो सारी की सारी जो होता है उसने वापस गेन कर ली। नेपोलियन के अंडर जो भी थी उसने वापस गेन कर ली भैया। एक सीरीज ऑफ स्टेट को सेटअप किया गया, मतलब एक बाउंड्री को सेटअप कर दिया गया। अब तुम्हारी यही सीमा है, इससे अगर पार हुए ना तो तुमको जला दिया जाएगा। ठीक है, तुम्हारे जो होता है इतने रैप्टर मारे जाएंगे कि भैया इससे पार मत होना, यहीं तक रहना, बस यहां से पार नहीं होने का। ठीक है, तो एक सीरीज ऑफ स्टेट को सेटअप किया गया भैया जो फ्रांस की बाउंड्रीज को प्रिवेंट करती थी इन द एक्सपेंशन ऑफ फ्यूचर। जर्मन कॉन्फेडरेशन जो कि 39 स्टेट्स का था उसको अनटच छोड़ दिया गया, मतलब कि भैया जो नेपोलियन द्वारा सेटअप किया गया था इसको बस छोड़ा गया, बाकी सब चीजें बदल दी। नेक्स्ट है आपका ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीस जो होता है एक देश है भैया जो कि ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था अंडर मतलब 15 सेंचुरी तक, मतलब 1500 शताब्दी तक ये जो होता है ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। उसके बाद में एक इवेंट हुआ ग्रीस के अंदर जिसने वहां की कहानी को पूरी तरीके से पलट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो होता है भैया 1821 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें जो होता है आपकी ग्रीस वाले लोगों ने क्या करा था भैया, ग्रीस वाले लोगों ने एक रिवॉल्ट करा था अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। जितने भी, एक बात बताता हूँ ना, ग्रीस के लोगों से मुझे पूछना है भैया तुम क्या खाते हो, क्या कौन सा कॉम्प्लेन खाते हो, जो साइंटिस्ट उठा के देख लो भैया कौन कहाँ से भैया, ग्रीस से है। नेपोलियन हमारे जो होता है, हमारे गैलीलियो चचा जो होता है ग्रीस से है। हमारे जो होता है जितने भी आपके मेनली जो होता है केमिस्ट लोग सारे के सारे ग्रीस से। खाते क्या है यार ये लोग। तो भैया ग्रीस के जो होता है जितने भी आपके वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो आपका 1821 में स्टार्ट हुआ था और इसको बाद में खत्म करा गया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल द्वारा इसको खत्म करा गया 1832 में। तो ओवरऑल बोले तो भैया 10 साल का ये पूरा का पूरा वॉर चला। तो और इसमें जो होता है ग्रीक को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज कर दिया गया। हाँ भैया, जो भी लोग नए आए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो, उस लाल बटन को जल्दी से ग्रे करो, उसमें से कोई सी भी चीज़ फेंक के मारो भैया, वो ग्रे हो जाना चाहिए, मुझे नहीं पता, बढ़िया तरीके से ग्रे कर दो उसको। चलो भाई, तो ये तो बात हो गई भैया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। उतना सही टॉपिक है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो के बाद में आपको करना क्या है, NCERT की एक क्विक रीडिंग मारनी है। क्विक रीडिंग बोले तो सर कुछ डीप में नहीं
नहीं पढ़ना है, एक लाइन टू लाइन जो होता है पढ़ते चले जाओ, चीजें समझ में आती चली जाएंगी। रेवोल्यूशनरीज की जरा बात करते हैं भैया। 1815 के दौरान क्या हुआ था भैया कि जो ये रिप्रेशन हो रहा था, जो होता है ये दबाव हो रहा था कि मतलब लोगों को दबाया जा रहा था, लोगों को जो होता है बुरी तरीके से उनका टॉर्चर किया जा रहा था। इस टॉर्चर की वजह से कुछ लोगों के अंदर जो होता है आग जलने लगी भैया, आग जलने लगी। अब तो जो होता है इनसे बदला लेंगे 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 लेंगे। और ऐसा ही जो होता है आग ने क्या कर दिया, आग ने कुछ रेवोल्यूशनरीज को जन्म दे दिया, कुछ रेवोल्यूशनरीज को जन्म दे दिया, कुछ अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनने लगी। अंडरग्राउंड सोसाइटीज सर जी क्या होती हैं? अंडरग्राउंड सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जो कि जो होता है प्लानिंग करती हैं किसी की नजर में आए बना। और इसी जो होता है इसी समप की वजह से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज निकल के आए और इन्होंने अपने आइडियाज को जैसे भैया हमारे ये जो होता है मिजानी साहब हैं, हमारे मिजानी, ठीक है, तो मिजानी चचा हैं, ये कब निकल के आए भैया? इनमें से एक थे ये जो होता है मिजानी चचा जो होता है ये इटालियन रेवोल्यूशनरी हैं। ये कहाँ पे बॉर्न हुए थे? इनका जन्म हुआ था जेनोवा में 1807 में और ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने थे। कहाँ? कार्बोनेरी में। कार्बोनेरी में ये एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे। उसके बाद में इनको एज ऑफ 24 में इनको एग्जाइल भेज दिया गया 1831 में। वहाँ पे इन्होंने एक रेवोल्यूशन को अटेंड करा लाइजेरिया में, लाइजेरिया जो तुम्हें कहना है कह सकते हो। हमारे मिजानी चचा ने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ को बनाया था। सबसे पहली थी हमारी यंग इटली, मर्सिलीज में इसको बनाया था, और हमारी यंग यूरोप इसको बहरीन में बनाया था। भैया मिजानी चचा बहुत तेज थे। देखो भैया 2 सोसाइटी, आज भैया देखो भाई साहब का चेहरा ही डरावना लग रहा है, ठीक है, देखते ही इंसान का वैसे ही जो होता है आधा जो होता है पेंट गीली हो जाए, ठीक है। तो मिजानी चचा ने 2 जो होता है हमारी यंग सोसाइटीज़ को बनाया गया था, एक यंग इटली, नया इटली भैया, जवान इटली, जवान यूरोप, हो बहुत बढ़िया, ठीक है, जिनके मेंबर्स जो होता है वो लाइक माइंडेड थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया गया था, इनके मेंबर्स को कैसा चूज करा गया था? क्वेश्चन आता है जनाब यहाँ से। इनके मेंबर्स आपके लाइक माइंडेड थे। लाइक माइंडेड बोले तो जिनका एक जैसा माइंडसेट हो, जो कि एक तरीके से सोचते हों। और जनाब मेटरनिच ने, मेटरनिच साहब आ गए यहाँ पे, मेटरनिच ने मिजानी को एज अ मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर डिस्क्राइब करा था। इसको आपको ध्यान रखना। तो भैया फिर से जो होता है हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। सर मतलब हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री अपने आप को कैसे रिपीट कर देगी? अरे सुनो जरा रामलाल ध्यान से। जब हमने शुरू में बात करी थी किसकी? सर जी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करी थी। तो फ्रांस एक ऐसी जगह है ना, जब भी नेशनलिज्म की बात आएगी जिंदगी में याद रख लो फ्रांस की बात तो जरूर आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों है? देखो भैया फ्रांस में फिर से जो होता है मोनार्की लेके आ गए, राजा रानी की कहानी फिर से चालू कर दी। हाँ सर चालू कर दी। अब जब फ्रांस में 1830 में पहला अपील फिर हो गया, मतलब बोले तो राजा रानी खत्म हुई कहानी। एक थे राजा एक थी रानी, ये अब तक चल रही थी इनकी कहानी, लेकिन अब हो गई खत्म इनकी कहानी फिर से, क्योंकि भैया फ्रांस में फिर से जो होता है अपील हुआ 1830 में। कब? जुलाई 1830 में। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो बर्बन किंग्स जो वहां पे स्टोर करे गए थे भैया, रिस्टोर करे गए थे पावर में कंजर्वेटिव रिएक्शन के दौरान, उनको फिर से फेंक दिया गया। इनकी कहानी फिर से खत्म कर दी गई रेवोल्यूशनरीज द्वारा, और फिर से जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सर जी क्या होती है? अरे सर जी इसको तो समझाओ। तो सुनो भाई रामलाल, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है कि यहां पे जो राजा है ना उसको कठपुतली की तरह बैठा दो। समझे? अरे नहीं समझे, सुनो जरा ध्यान से। यहाँ पे मोनार्की बोले तो सिर्फ राजा देखने के लिए है, उसका कुछ काम नहीं है। जैसे आज के टाइम में ब्रिटिश की वो जो महारानी जो अभी टपकी है, ठीक है, उनका जो था वो महारानी बस कहने की थी, उनके पास में कुछ ऐसी पावर्स थी बस, उसके अलावा कोई ज्यादा पावर्स नहीं होती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर्स को कंट्रोल करेगा, लेकिन राजा रानी को जो होता है बस एज अ कठपुतली बैठा दिया जाएगा। भैया तुम यहाँ बैठ जाओ शांति से, कोई को तुमको काम तो करना नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ये होती है। इसका राजा किसको बनाया गया था? ल्यू फिलिप को बनाया गया था भैया। अब मेटरनिच की जो बातें होती हैं यार बहुत मजेदार होती हैं। मेटरनिच ने कहा भैया जब फ्रांस जब छींकता है ना तो पूरे यूरोप को जुकाम तो लग ही जाता है। मतलब फ्रांस में अब कुछ हुआ है, अब यूरोप में तो होना ही होना है, इसका तो तुम पहले से ही सोच सकते हो। तो मेटरनिच ने एक बार कहा भैया कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब ये इन दी एस्पेक्ट ऑफ नेशनलिज्म कहा गया। अब भैया फ्रांस ने छींक दिया था तो नेशनलिस्ट फीलिंग तो फैलना ही फैलना थी, ठीक है, वायरस तो फैलना था। फिलहाल हमारे जो हमारे पड़ोसी हैं चीन, हिंदी चीनी भाई अब तो जो होता है मन गए कसाई, ठीक है, कोरोना फेंक दिया पूरी दुनिया के ऊपर। चलो तो जो हमारे मेटरनिच भाई साहब ने कहा था तो वो तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया। हमारे जो अगर मैं मतलब ओवरऑल नेशनलिज्म की बात करूं तो इसमें हर चीज़ रोल प्ले करती है, भले को वो कल्चर हो, वो आर्ट हो, वो पोइट्री हो,
सब कुछ मिलके एक तरीके से नेशनलिज्म को कंट्रीब्यूट करता है। अब इसकी वजह से जो होता है यूरोप के अंदर बहुत अच्छी अच्छी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को इमर्ज होते हुए देखा गया। इसमें इस बार किसका रोल था? इसमें इस बार जो होता है आर्ट का, पोइट्री का, स्टोरीज का, म्यूजिक का बहुत रोल था। इस बार के जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स थी, पुरानी को तो दबा दिया गया था, इस बार जो नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई थी उसमें आर्ट का, पोइट्री का और जो होता है आर्टिशियंस का, म्यूजिक का, स्टोरीज का, इसका बड़ा इस्तेमाल हुआ था। एक अच्छी कहानी सुना दो कि इंसान जो होता है चौड़ा हो जाए, ठीक है भैया। अगर तुम किसी को मोटिवेशन दे दो भैया, वो सस्ती वाली मोटिवेशन की नहीं बात कर रहा हूँ जो आजकल यूट्यूब पे चल रही है, महंगी वाली मोटिवेशन, अगर तुम किसी को दे दो तो जो होता है वो पहाड़ चढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो वाली ऐसी मोटिवेशन मिलनी चाहिए, वो इंस्पिरेशन कहलाती है। चलिए ठीक है, समझ गए होगे कुछ ना कुछ। तो रोमांटिक आर्टिस्ट जो पोएट जो होता है पूरे के पूरे हमारे देश को ग्लोरीफाई करा करते थे, वो उस टाइम की बात कर रहा हूँ। पोएट्स पूरे के पूरे बढ़िया बढ़िया कहानियां सुनाया करते थे, तो उससे क्या होता था, लोगों के अंदर जोश भर जाता था, उससे बहुत सारी नेशनलिस्ट फीलिंग्स को निकल के आई। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। देखो भैया बहुत आसान से बताता हूं, 1830 की बात है। इस टाइम भुखमरी फैल चुकी थी बुरी तरीके से यूरोप के अंदर। क्यों भैया? क्योंकि जो होता है इस टाइम एकदम जो होता है बहुत बड़ा पॉपुलेशन बूम आया था, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ गई थी बहुत ज्यादा। मतलब बोले तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, इस तरीके से जो होता पॉपुलेशन बढ़ रही थी। और इससे क्या हो रहा था, इससे यूरोप के अंदर जो मतलब पूरे के पूरे रूरल एरियाज के जो लोग थे वो सिटीज की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, वो सिटीज की तरफ आ रहे थे, और सिटीज में ओवर क्राउडिंग हो रही थी बुरी तरीके से, और जो वर्कर्स थे उनको काम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ था भैया, 1845 दौरान तो भैया पूरी तरीके से हंगर हो गई थी, हार्डशिप हो गई थी भैया, कुछ नहीं था खाने को, कुछ नहीं है, काम करने को कुछ नहीं है। और उसकी वजह से जो होता है भैया एक पूरा का पूरा रिवॉल्ट निकल के आया, जो आपका कहा जाता है रिवॉल्ट, हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट। ये किसने करा था? ये जो होता है वर्कर्स ने करा था। 1848 में फूड शॉर्टेज हो गई भैया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, और इसकी वजह से क्या हुआ, पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो रोड के ऊपर आ गई। 1848 कहा जाता है भैया द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। भैया लिबरल्स जो लोग थे, लिबरल, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है भैया। तो इसमें क्या था भैया, जो आपकी जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, इसमें मैन एंड वुमेन जो काम करते थे लिबरल मिडिल क्लास के। लिबरल मिडिल क्लास बोले तो फ्री मिडिल क्लास, फ्री मिडिल क्लास बोले तो सर फ्री मिडिल क्लास बोले तो जिनको आज़ादी थी सारे काम करने की, उन्होंने अपनी अपनी डिमांड्स को कंबाइन करा और एक नेशन स्टेट की क्रिएशन की डिमांड को सामने रख दिया। इसके बाद में आता है आपका निकल के मे रेवोल्यूशन। इन्हीं लोगों ने जिन्होंने ये सारी की सारी डिमांड्स को निकाला था, इन्हीं लोगों ने करा भैया मे रेवोल्यूशन। मे रेवोल्यूशन में आपका क्या हुआ था भैया, 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो कि जो होता है आपके मतलब इन सारे के सारे लोगों के थे जो कि लिबरल मिडिल क्लास थी, जो कि फ्री मिडिल क्लास थी। ये लोग भैया गए भैया आपके कहाँ, ये आपके गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जो होता है उस टाइम चर्च का रूल चलता था। बोले तो भैया पुराने टाइम में चर्च रूल करा करते थे, कुछ जगह पे किंगडम्स रूल हुआ करते थे, कुछ जगह पे जो होता है कुछ और मोनार्स होते थे, पादरी हुआ करते जो रूल करते। पुराने टाइम में ये लोगों की बड़ी वैल्यू होती थी, आजकल तो जो होता है भैया कोई वैल्यू ही नहीं है किसी की। और इन्होंने डिमांड करा भैया एक कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जर्मन नेशन के लिए होना चाहिए, और यहाँ पे जो होता है इन्होंने हेड करा भैया पार्लियामेंट का। लेकिन इनकी जो होता है ऑफरिंग दी भैया, उसको बिल्कुल जो होता है मतलब नकार दिया गया बुरी तरीके से, और वहाँ पे इनको बुरी तरीके से मारा भी गया था। मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पूरा डिटेल नहीं दे रखी है आपकी क्लास 10th के अंदर, ये बहुत आगे की डिटेल है। बुरी तरीके से इनको मारा वारा भी गया था, और वहाँ पे डोमिनेटेड किसका था भैया, मिडिल क्लास का डोमिनेशन था। और उनकी जो जितनी भी डिमांड्स थी भैया उसको तो जो होता बुरी तरीके से मतलब भगा दिया था बुरी तरीके से। ट्रूप्स वर कॉल्ड, हाँ इतनी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर अगर पढ़ोगे कि वहाँ पे ट्रूप्स को कॉल करा गया था, और असेंबली को जो होता है डिसबैंड कर दिया गया था फोर्सफुली, मतलब बोले तो जबरदस्ती। अब भैया यहाँ पे वुमेन्स का आता है जरा इशू, जो मतलब जो होता है फेमिनिज्म जो आप आज विटनेस करते हो। आज वुमेन्स फ्री हैं इंडिया के अंदर, आज वुमेन्स जो होता है जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे काम कर सकती हैं। तो ये फेमिनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी भैया आपके जो होता है भाई, मैंने कहा नहीं था, अगर कुछ भी आता है नेशनलिज्म, फेमिनिज्म, कुछ भी आपका निज़म आता है तो वो फ्रांस से तो कनेक्टेड होता है। फ्रांस के अंदर भैया इसकी शुरुआत हुई थी। तो वहाँ पे क्या था भैया, वहाँ पे जो होता है जितने भी मूवमेंट्स हुआ करते थे उसमें वुमेन बढ़ चढ़ के भाग लेती थी। वहाँ पे वुमेन्स का बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ करता था इन लिबरल मूवमेंट्स में। बट हुआ क्या था, उनकी खुद की राइट्स नहीं थी, उनके पास में जो होता है ज़्यादा खुद की राइट्स नहीं मौजूद थी, और वो बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था कि भैया वुमेन के पास में खुद की राइट नहीं है, भले को वो इतना ज़्यादा मूवमेंट्स में
पार्टिसिपेट भी करती हैं, इतने ज़्यादा जो होता है रेवोल्यूशंस भी करती हैं, पर उनकी खुद की राइट ही नहीं है। और वुमेन ने फिर क्या करा, वुमेन ने बोले चलो भैया कोई हमारा साथ नहीं देता, हम अपने साथ खुद हैं। अपनी खुद की जो होता है पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, जिनमें जो होता है उन्होंने न्यूज़पेपर छापना चालू करे, पॉलिटिकल मूवमेंट्स में पार्ट लेना चालू करा। 1848 में कंजर्वेटिव फोर्सेज ने जो होता है इनको सप्रेस करने की जो होता है कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में जो होता है ये लोग जो उठ के आए और इसने इनको ऑर्डर में नहीं आने दिया। ये पूरा का पूरा आपका इसका इंसिडेंट है। नेक्स्ट भैया यूनिफिकेशन पे आते हैं। जर्मनी का सबसे पहले पढ़ेंगे, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन की कहानी सुन लेते हैं भैया। ये पॉइंट्स हम लोग जो होता है ज़्यादा नहीं देखेंगे, ये पॉइंट्स आपके नोट्स के अंदर मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं जाके। ये नोट्स कहाँ पे मौजूद है, अरे रामलाल चैनल के ऊपर मौजूद है। तो भैया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी के यूनिफिकेशन का क्या था। सबसे पहला जो अटेम्प्ट था, सबसे पहला अटेम्प्ट आपका जो होता है वो किसने करा था, वो आपका करा था भैया मिडिल क्लास ने। कब, 1848 में। लेकिन इनका ये अटेम्प्ट फेल रहा। इन्होंने जो होता है बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि भैया हम बहुत सारे जर्मनी के नेशंस को यूनाइट कर दें, लेकिन नहीं कर पाए। सेकेंड अटेम्प्ट उसके बाद में करा था भैया वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, जो कि था भैया आपका ऑटो वॉन बिस्मार्क। कहाँ का चीफ मिनिस्टर था सर ये पर्शिया का चीफ मिनिस्टर था, पर्शियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये भैया एक बहुत अच्छा ब्यूरोक्रेट था। ब्यूरोक्रेट बोले तो इसका जो होता है डिप्लोमेटिक अलायंस बहुत अच्छा था। इसका जो होता है दूसरों से बॉन्ड बनाने का, दूसरी कंट्री से बॉन्ड बनाने का तरीका बहुत बढ़िया था। इसने अपनी डिप्लोमेटिक अलायंस के मदद से अपने दिमाग के बलबूते पे पर्शियन आर्मी को तैयार कर लिया कि भैया जो होता है तुम हमारी तरफ से लड़ो। और इसने क्या करा, इसने जो होता है पर्शियन आर्मी की हेल्प लेके और वहाँ की ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेके वहाँ पे एक वॉर चला दिया भैया पूरा का पूरा, जो कि हुआ था ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ में। ये चला 7 साल तक। सोचो इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक अलायंस इसका मजबूत था कि 7 साल तक कोई देश इसके पीछे लड़ता रहा। तो भैया 7 साल तक ये वॉर चला। एंड हुआ भैया कि पर्शिया की विक्ट्री हो गई और कंप्लीट हो गया प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन किसका, जर्मनी का। क्योंकि भैया पर्शिया की विक्ट्री यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क की विक्ट्री, ऑटो वॉन बिस्मार्क किसके साथ है सर जी, जर्मनी के साथ में है, तो जिससे जर्मनी की भी विक्ट्री हो जाती है। 18 जनवरी 1871 एक असेंबली को ऑर्गेनाइज करा गया जिसमें सारे के सारे जर्मन स्टेट्स आए थे, रिप्रेजेंटेटिव आए थे। वहां पे जो होता है ऑटो वॉन बिस्मार्क को एज अ न्यू जर्मन एम्पायर हेड कर दिया गया भैया। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने आपका केसर विलियम फर्स्ट को किंग ऑफ पर्शिया आपका बना दिया गया बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपका खत्म होता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इतने ही पॉइंट्स है। बोर्ड के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, अगर आता है ये बस इतना लिख के आ जाओगे आपके लिए बहुत है। कहानी आप सुन चुके हो, इधर सेट हो चुकी है कहानी। अब भैया आपको बस उसको अपने वर्ड में लिखना है, जैसे चाहो मर्जी वैसे। भैया अब आता है आपका यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली जो होता है हमारा 7 स्टेट्स के अंदर टूटा हुआ था। बोले तो सर इसके 7 प्रिंसली स्टेट से। भैया ये 7 टुकड़ों में टूटा हुआ था, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा ही इटली के कंट्रोल में था। अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, हाँ ये सही है, मजाक नहीं है, ये रियल लाइफ घटना है। आपकी इटली 7 प्रिंसली स्टेट के अंदर टूटा हुआ था, जिसमें से सिर्फ एक स्टेट, कौन सा, सेरेडिनिया पिडमोंट, जिसको कंट्रोल किया जाता था किसके द्वारा, इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। अब भैया इसका कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसके अंदर किस किसने कंट्रीब्यूट करा, किस किसने यूनिफिकेशन ऑफ इटली में मदद करी। तो भैया इसमें एक का नहीं, इसमें बहुत सारों का रोल है। देखो भैया सबसे पहले हमारे ये मिजानी चचा आते हैं, ये भयंकर सी शक्ल वाले, ठीक है, ये भयंकर सी शक्ल वाले प्राणी, इन्होंने सबसे पहले कंट्रीब्यूट करा था। मिजानी का क्या रोल था भैया, इसने जो होता है रिपब्लिकन पार्टी जो कि जो होता है 1831 में बनी थी एग्जाइल के अंदर, इन्होंने एक यंग सोसाइटी बनाई थी जिसे हम कहते हैं यंग इटली। उसने बहुत मदद करी थी भैया यंग मतलब इटली को यूनिफाई करने के लिए। इसने जो होता है 2 बार में रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग्स करी थी, एक 1831 में, एक 1848 में। तो भैया जैसी शक्ल वैसी काम, इसमें तो कोई बात नहीं है, बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना दाम दिया भैया। तो चलो भाई, रोल ऑफ केवर, केवर का क्या रोल था, ओहो हो, सबकी जो होता बढ़िया बढ़िया शक्ल है, इनकी थोड़ी बहुत सही लग रही है, इनकी तो भैया वैसी भयंकर सी शक्ल है, ठीक है। केवर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे पिडमोंट के 1852 में। आफ्टर बिकमिंग द चीफ मिनिस्टर, ये भैया ये तो जो होता पहली बात तो कोई रेवोल्यूशनरी थे नहीं, ये चचा जो होता है ना रेवोल्यूशनरी थे ना ये डेमोक्रेट थे, बट इनके जो होता है बिस्मार्क की तरह इनकी भी जो होता है ब्यूरोक्रेसी और इनकी भी डिप्लोमेटिक अलायंस बहुत बढ़िया थी। इन्होंने अपनी डिप्लोमेटिक अलायंस बिठाई किसके साथ में, फ्रांस के साथ में, और वहां पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस को खदेड़ दिया बुरी तरीके से। कब सर, 1859 के अंदर। नेक्स्ट आते हैं आपके गिसिपी गरीबल्दी। गरीबल्दी की शक्ल थोड़ी बहुत सही है। इन्होंने क्या करा था, इनका सेंट्रल फिगर रहा है यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। इनको जो होता है भैया, इनको एज अ हीरो ऑफ रेड शेड भी कहा जाता है, क्योंकि भैया इन्होंने एक ये रेड शेड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट निकाला था 1860 में, और ये जो होता साउथ इटली में गए थे किंगडम ऑफ 2 स्लाइसेस, और इन्होंने वहां पे जो होता है लोकल्स एजेंट की सपोर्ट को गेन करके वहां पे जो होता है स्पेनिश रूलर्स को
भगा दिया था बुरी तरीके से। 1861 भैया ये जो होता है मतलब इनका ही मेन रोल रहा है कि भैया जो होता है आपका गिसिपी गरिबल्दी हीरो ऑफ रेड शेड कहा जाता है। क्वेश्चन आता है हु इज कॉल्ड द हीरो ऑफ रेड शेड, देख सकते हो इनको रेड शेड पहने हुए भी दिखाया गया है, गिसिपी गरिबल्दी ही इज कॉल्ड द हीरो ऑफ रेड शेड, इनका मेन काम है भैया। 1833 ही मीट मजानी एंड ज्वाइन द रेवोल्यूशनरी यंग इटली मूवमेंट, ये मजानी के साथ में भी काम कर चुके हैं जनाब। 1861 फाइनली द फर्स्ट पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द होल इटली असेंबल हुआ और वहां पे जो होता है विक्टर इमैनुअल सेकेंड को किंग ऑफ इटली बना दिया गया। तो जनाब ये है आपका इटली का यूनिफिकेशन। एक और चीज आती है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन का एक स्ट्रेंज केस है जनाब, वो आपका जो होता है इतना अब इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। मैंने कहा है आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, तो एनसीईआरटी रीडिंग में आप जब उसको पढ़ रहे होगे आपको समझ में आ जाएगा भैया उसमें किसने क्या कंट्रीब्यूट करा था। बहुत आसान है, बस अगर आता है तो ऑप्शन में आता है कि भैया इटली का लिख दो या ब्रिटेन का लिख दो, या जो होता है ब्रिटेन का लिख दो, जो होता है जर्मनी का लिख दो, जर्मनी का लिख दो या ब्रिटेन का लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। विजुअलाइजिंग द नेशन की बात करते हैं, भारत माता जैसे आप विजुअलाइज करते हो ऐसे ही और कंट्रीज भी तो विजुअलाइज करते होंगे। हाँ सर, और कंट्रीज भी विजुअलाइज करते होंगे। तो भैया जैसे जो होता है हम भारत माता कहते हैं ऐसी और कंट्रीज का भी विजुअलाइजेशन है। हाँ सर है और कंट्रीज का विजुअलाइजेशन। तो और कंट्रीज जब विजुअलाइज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं भैया विजुअलाइजिंग द नेशन। विजुअलाइजिंग क्या होता है भैया, पर्सोनिफिकेशन पढ़े हो किसमें सर, भैया हिंदी के अंदर, हिंदी के अंदर मानवीकरण पढ़े हो। हाँ सर पढ़े हैं मानवीकरण, इंग्लिश के अंदर भी पढ़े हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होते हैं, ये जो होता है आपका अलंकार होता है। तो भैया ये क्या है, ये आपका एक फीमेल फॉर्म को चूज कर दिया जाता है कि भैया ये हमारा का पूरा पूरा देश है, ये इस तरीके से हमारा देश है भैया, ये एक पर्सोनिफिकेशन दिखाता है। और इसमें एक फीमेल को एलिग्यूरी बना दिया जाता है। एलिग्यूरी बोले तो एक ऐसी जो होता है मूर्ति जो पूरे के पूरे नेशन को पर्सोनिफाई करती है। जैसे भैया जो होता है मरीनिया है, जर्मीनिया है, ये कहाँ की है, ये भैया आपकी जो होता है फ्रांस जर्मन नेशन की एलिग्यूरी है। ये क्या करती हैं, ये ओक क्राउन पहनती हैं। तो भैया मरीनिया है, जर्मीनिया है, ये लोग कहाँ की हैं, ये लोग भैया जो होता है एलिग्यूरी है जर्मन नेशन की एलिग्यूरी है। जैसे इनके कुछ जो होता है कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, पिक्चर के कोई क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ भैया, उसकी भी आप टेंशन मत लो, सारी की सारी चीज़ें। जैसे भैया ये ओक क्राउन पहनती हैं, इनके हाथ में ये जो होता है स्वार्ड है। और जो होता है जब आप जर्मीनिया का देखोगे तो उसमें और अलग अलग होगा, वहाँ पे यहाँ पे हर चीज़ वहाँ पे स्पेसिफाइड भी है एनसीईआरटी के अंदर। जैसे यहाँ पे जो होता है जर्मीनिया ये ओक लीव्स का जो क्राउन पहनती है, इसका मतलब होता है भैया हीरोइज्म, ये हीरो हैं पूरे के पूरे देश की। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट टॉपिक, बाल्कन द सोर्स ऑफ टेंशन। भैया बाल्कन्स बोले तो आज के दिन की 11 कंट्री सर। हाँ भैया 11 कंट्री, ऑस्ट्रिया, पर्शिया, रशिया, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज आती हैं भैया, जो होता है बल्गेरिया और ना जाने भैया कितनी सारी कंट्रीज आती हैं। एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, कंट्री के नाम नहीं याद करने हैं, समझो जरा। जब इतना बड़ा नेशन की बात हो रही है उसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा होंगे। हाँ सर रिसोर्सेज होंगे, उसमें लोग भी बहुत ज़्यादा होंगे, लेबर भी बहुत ज़्यादा होगी। हाँ भैया होगी। तो जब इतने बड़े एरिया में हर कंट्री रूल करना चाहेगी कि अगर ये एरिया हमारा हो जाए तो भैया जो होता है हम तो पूरे के पूरे रिच हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से बाल्कन्स क्या हुआ, बाल्कन्स एज अ सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन बन के आया। यहाँ पे जो होता है मेनली स्लेव्स के लिए, और जो होता है भैया ये ओटोमन एम्परर के अंदर कंट्रोल में था, लेकिन उसके बाद में भैया जैसे जैसे और कंट्रीज पावरफुल होती गई उन्होंने चाहा कि हम इसके ऊपर कंट्रोल ले लें। तो बाल्कन रीजन को एज अ टेंशन के तौर पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और इसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो होता है अल्टीमेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर निकल के आया। क्यों कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको बस ये बताना है कि भैया यहाँ पे जो होता है रिसोर्सेज और लेबर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेलेबिलिटी थी, इसलिए यहाँ पे जो होता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जनाब 40 डेज चैलेंज डे नंबर 2 होता है यहाँ पे समाप्त, आपका चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। भैया सुबह सुबह का टाइम है, आपका चैप्टर मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो चलिए जनाब मिलते हैं आपसे कल तो जो होता है आपका मैथमेटिक्स का डे है, मैथमेटिक्स का आपका लेक्चर देख लेना। आपसे हम परसों मिलते हैं किसके साथ में सर जी, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के साथ में। तैयार रहो भाई, साथ साथ में इंग्लिश को भी कवर करते रहना। तो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगी हिंदी कमेंट सेक्शन में बताना, चैप्टर से मोहब्बत हो गई नहीं हो गई। और जो होता है भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और अगर पहली बार आए हो यहाँ पे चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो। ये आपकी सारी की सारी प्लेलिस्ट कुछ गिवन कर रखी है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो को, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसी पढ़ते रहिए ऐसे।